प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल साहित्य सागर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मालती जोशी जी की अत्यंत लोकप्रिय कहानी मन न भये 10-20। दोस्तों, ये कहानी काफी बड़ी है, इसलिए मैं इसे 2 पार्ट में लेकर आने वाली हूँ। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप मेरी कहानियों को पसंद कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं कहानी मन न भये 10-20। पापा, कार्तिक जी आए हैं, मैंने हांफते हुए कहा। पापा ने उपन्यास से थोड़ा सा सिर उठाया और कहा, तो आने देना, तो इतनी बदहवास क्यों हुई जा रही है? पापा, वे दीदी को पूछ रहे हैं। तो बता देना कि घर पर नहीं है, रिहर्सल पर गई है, उन्होंने इत्मीनान से कहा। सच, पापा तो कभी कभी, पर मुझे भुनभुनाने का भी अवसर नहीं मिला। कार्तिक भीतर ही आ गए। मैं कम इन पापा, उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर कहा। पापा जी, आई थिंक यू डोंट माइंड माई कमिंग इन। मैंने सोचा अब मुझे इस घर में ड्राइंग रूम से थोड़ा आगे भी प्रवेश मिल जाना चाहिए। अरे क्यों नहीं बेटे, क्यों नहीं, अब तो ये तुम्हारा ही घर है, पापा ने अभ्यर्थना में उठते हुए कहा। पर उनकी आंखों में स्वागत का भाव जरा भी न था। शायद पुस्तक अध बीच में छूट जाने का दुख था। कार्तिक के लिए कुर्सी सरकाते हुए बोले, शिखा बेटे, अपने जीजाजी के लिए कुछ चाय वाय का इंतजाम करो। मैं जैसे जान छुड़ाकर भागी, सीधे किचन में आकर ही दम लिया। लेकिन फिर लगा कि कुछ देर रुकना चाहिए था वहां। पापा का कुछ ठीक नहीं है, कभी कभी वे बहुत सच बोल जाते हैं। दीदी पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। इतना मना किया था कि आज रविवार है, कहीं मत जाइए, पर जहां माँ शॉपिंग के लिए बाहर निकली, ये भी घर से भाग ली। जानती जो है कि कुछ भी हो जाए तो संभालने के लिए शिखा है ही। राम राम करके कॉलेज का सिल्वर जुबली फंक्शन समाप्त हुआ था। उसमें दीदी की विरहिणी राधा खूब हिट हुई थी। उनके ससुराल वालों ने भी उनके नृत्य कौशल की सराहना की थी। पर बस उसके बाद माँ को धीरे से समझा दिया था कि अब वो किसी समारोह में भाग नहीं लेगी। एक ही शहर का मामला था, इसलिए बहुत चौकन्ना रहना पड़ता था। दीदी इतना बुनबुनाती, उनसे कहिएगा आपके घर पहुंच जाऊं तब 7 तालों में बंद करके रखे, पर अभी से इतनी बंदिश क्यों? और बंदिश का क्या यही एक थी? सगाई के बाद जैसे प्रतिबंधों का तांता लग गया था। पहनने ओढ़ने तक की आजादी नहीं रह गई थी। दीदी सचमुच कभी कभी इतना घबरा जाती, कहती, कहाँ के गामड़ लोग पल्ले पड़ गए हैं, क्या दुनिया में मेरे लिए यही एक घर बचा था? माँ तब बड़े प्यार से समझाती, मन छोटा क्यों करती है पगली, तुझे कौन उनके साथ जिंदगी भर रहना है, थोड़े दिन की तो बात है। तू तो अपने दूल्हे को देख, 7 जन्मों तक तपस्या करने के बाद ऐसा वर मिलता है। माँ के मुंह से तपस्या की बात बड़ी अजीब सी लगती थी, पर वे झूठ नहीं कहती थी। लड़का उन्होंने लाखों में एक ढूंढा था। लंबा ऊंचा कद, सुगठित देह यष्टि, दमकता गेहुआ रंग, तीखे नाक नक्श। एमकॉम फर्स्ट क्लास थे, स्टेट बैंक में ग्रेड 2 ऑफिसर थे, शहर में अपना मकान था, पिता रिटायर्ड सेल्स टैक्स कमिश्नर थे, इसलिए उनकी बातचीत में, रख रखाव में एक आभिजात्य था। और आईएएस में सेलेक्ट हो जाने के बाद तो उनका पूरा व्यक्तित्व ही गरिमामय हो उठा था। जिस दिन दीदी का रिश्ता लेकर पहुंचे थे ये लोग, उसी दिन कंपटीशन की लिस्ट निकली थी। बस उन लोगों ने इसे दीदी का ही शुभ शगुन मान लिया और बात बड़ी आसानी से पक्की हो गई। ऐतराज करने का प्रश्न ही नहीं था। दीदी को बहू बनाने में किसी भी परिवार को गर्व का ही अनुभव होता। अपने कॉलेज की ब्यूटी क्वीन समझी जाती थी। दीदी नृत्य में प्रवीण तो थी ही, इंग्लिश में एमए भी कर रही थी। मांग जरूर उन लोगों की कुछ ज्यादा लग रही थी, पर माँ कहती, अच्छे लड़के सड़क पर पड़े नहीं मिल जाते, खर्च तो करना ही पड़ता है। इतना रूप गुण लेकर आई है वो, तो क्या किसी बाबू या मास्टर के घर में जाएगी?
हीरा सोने में जड़ा हो तभी अच्छा लगता है, लेकिन माँ का हीरा अक्सर उन सुनहले बंधनों में कसमसा उठता था। तब मुझे बहुत आश्चर्य होता था। सोचती थी, दीदी एकदम पागल है। ऐसे पति के लिए तो मैं जीवन भर का कारावास स्वीकार कर लूं। चाय लेकर बाहर गई तब कार्तिक पापा से कह रहे थे, तो पापा जी, अभी जिम्मेदारी आपकी रही। शहर में हमारे रिश्तेदार भरे पड़े हैं। अगर वे कहीं भी जाती है तो शिखा को या भाई को साथ लिया करे। यूं अकेले आना जाना ठीक नहीं लगता। देखो बेटे, पापा ने अपना कप उठाते हुए शांत स्वर में कहा, इस घर में किसी के कहीं आने जाने पर प्रतिबंध नहीं है। कम से कम मेरा तो नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? आप इस घर के बड़े हैं। हाँ, बड़ा तो हूं, पापा ने निर्लिप्त भाव से कहा। पर इस घर की रीति यही है। तुम्हारे घर आएगी रेखा तो तुम अपने सांचे में ढाल लेना। इतना गुस्सा आया पापा पर, कार्तिक के जाते ही बरस पड़ी मैं। आखिर उनके सामने ये सब कहने की क्या जरूरत थी? पापा उसी शांत स्वर में बोले, क्या क्या छिपाएंगे बेटा, और कब तक छिपाएंगे? आखिर एक दिन उन्हें सब जान ही लेना है। और उन्होंने साइड टेबल पर रखा उपन्यास फिर से उठा लिया और दूसरे ही क्षण उसमें डूब गए। हताश हो अपनी मेज पर आकर बैठ गई मैं। फ्रांस की राज्य क्रांति मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। वे उटपटांग नाम वैसे ही दिमाग में धंसते नहीं। हेनरी लोगों, लुई लोगों पर तो इतना गुस्सा आता है। क्या इनके माता पिता को नए नाम ही नहीं सोचते थे? मुझसे पूछते तो 100 बता देती। पर अब तो इन लोगों की कृपा से यूरोपियन हिस्ट्री एक भूल भुलैया बन गई है। पढ़ते पढ़ते दिमाग परेशान हो जाता है। तो इस पर घर का माहौल ऐसा रहता है कि बस। मुश्किल से 2 पेज पढ़ पाई थी मैं कि आंधी की तरह भाई कमरे में घुस आए। ए शिखा, 3-4 गिलास शरबत तो बना झटपट। मैं मुंह बाए उन्हें देखने लगी तो एकदम फट पड़े। क्यों? थोबड़ा क्यों लटक गया तुम्हारा? घर में शरबत नहीं है या गिलास गायब है? बना तो रही हूँ बाबा, अब तो बस एकदम सिर पर सवार हो जाते हैं। पैर पटकती हुई किचन में चली आई। इन लोगों के रहते फर्स्ट क्लास तो क्या आएगी, पास भी हो जाऊं तो बहुत है। ट्रे में गिलास लगाकर नाश्ते की प्लेटें भी रख दी मैंने। भाई अंदर आए तो चकित रह गए। इतना शाही सरंजाम? ये मेरे लिए तो हो ही नहीं सकता। कौन आया था? कार्तिक आए थे, मैंने सहमते हुए कहा। उनके लिए तो पलक झपकते ही सारा सामान तैयार हो जाता है, और मेरे दोस्तों के लिए 2 गिलास शरबत बनाते हुए भी लोगों की जान निकलती है। रखे रहो, हम गन्ने का रस पी लेंगे, उसी लायक तो हैं हम। और वे सचमुच बाहर चले गए। हक्की बक्की से मैं ट्रे की तरफ देखती रह गई। अब ये इतना सारा शरबत फ्रीज में रख दूं और माँ आकर देख ले तो घंटों चीखती रहेगी। मैं तो खून पसीना एक करके कमा रही हूँ, तुम लोग इसी तरह मुझे तबाह करते रहो। पर उठकर नाली में फेंक देने का भी मन नहीं होता। पापा, शरबत लेंगे? शरबत? अभी तो चाय पी है बेटे। अब शरबत ले लीजिए। ले आओ। पापा की आदत इतनी अच्छी है कि कभी जिरा ही नहीं करते। चुपचाप पूरा गिलास गटक गए। एक मैंने पी लिया, शेष दिल कड़ा करके नाले में उलट दिया। वैसे मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं थी। भाई को जरा सा उलाना भर दे देती, एक ही सांस में सारे गिलास खाली कर जाते। अजीब से होते जा रहे हैं भाई आजकल। कब किस बात का बुरा मान जाएंगे, कब किस बात पर तूफान मचा देंगे, पता ही नहीं चलता। माँ तो अक्सर बाहर रहती है, दीदी कभी सामने पड़ती नहीं। बस मैं ही हाथ आती हूँ तो मुझे पर जब तब बरसते रहते हैं। यही भाई कभी कभी इतने निरीह से लगते हैं कि प्यार आने लगता है। जीवन में इतनी असफलताओं का मुंह देखा है उन्होंने, और उसके लिए माँ के इतने व्यंग बाण झेले हैं कि कभी कभी डर सा लगने लगता है कि कुछ कर न बैठे। शिखा, माँ की तीखी आवाज सुनाई दी तो मैंने खिड़की का पर्दा हटाकर देखा। वह सड़क पर खड़ी टैक्सी का बिल चुका रही थी। बाहर आकर देखा,
एक बड़ा सा खोखा उनके पैरों के पास पड़ा था। इसे हाथ लगवा तो जरा, खूब भारी है। मोरे टैक्सी वाले इतने उद्दंड हो गए हैं आजकल। तांगे वाला होता तो सीधे अंदर लाकर रखवा देता, उन्होंने हाफते हुए कहा। बक्सा सचमुच भारी था। फाटक से सीढ़ियों तक आते आते दम फूल गया। रेखा कहाँ है? उसे बुला ले जरा। दीदी घर में नहीं है। कहाँ चली गई? उसे इतनी बार मना किया इतवार को घर पर रहा कर, बेवकूफ है बिल्कुल। मैं चुप ही बनी रही। कहीं माँ को पता चल गया कि कार्तिक जी आकर गए हैं तो सड़क पर ही शुरू हो जाएगी। वे राजकुमार भी घर में नहीं होंगे। तुम्हारे पिताश्री तो हैं, उन्हीं को बुला लो। मैं पापा को बुला लाई। हम दोनों ने बड़ी मुश्किल से वो खोखा उठाकर भीतर रखा। माँ तब तक पंखे के नीचे बैठकर पसीना सुखाती रही। चाय पीते हुए माँ ने फिर पूछा, रेखा कहाँ है? मैंने बात बदलते हुए कहा, इतना सारा क्या लाई है, दिखाइए तो। डिनर सेट है स्टील का, जिंदगी भर की फुर्सत हो जाएगी। चीनी वाले में तो बड़ा रिस्क रहता है, एक पीस टूटा कि सेट बर्बाद हो गया। माँ अपने प्रिय विषय पर आ जाए तो बोलती ही रहती है। बड़े उत्साह से उन्होंने सारी पैकिंग खोली और एक एक चीज मेज पर सजाने लगी। सेट सचमुच जोरदार था, 12 लोगों के लिए था। माँ का हर काम रॉयल ही होता है। एक एक प्लेट उठाकर मैं देखने लगी। सब पर कलात्मक अक्षरों में लिखा था, रूपरेखा कार्तिक कुमार। आपको नाम भी लिखवा लाई, मैंने कहा। ठीक रहता है, उन्होंने रहस्य भरे अंदाज में कहा। वो एक फुलझड़ी बैठी हुई है ना घर में, क्या पता कल को सबका सब उठाकर उसको दे दे। उन लोगों को दर्द थोड़े ही आएगा, पर अपनी तो खून पसीने की कमाई है। रेखा आ जाती तो उसे दिखा देते और पैक हो जाता। तुम्हारे पिताश्री देखना चाहे तो बुला लो। वे तो साधु महाराज हैं, इन चीजों में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर मुझे तो इसी दुनिया में रहना है ना। पर ये छोकरे गई कहाँ? वो आजकल भरतनाट्यम सीख रही है। आखिर मैंने कह ही डाला, हफ्ते में 3 दिन जाना पड़ता है। भरतनाट्यम कब से सीख रही है? कौन सिखा रहा है? और किससे पूछकर सीख रही है? माँ तो एकदम बरस पड़ी। परेशानी की बात नहीं है माँ, पद्मनाभ की बहन 2-3 महीने के लिए आई हुई है, तो दीदी अपना पुराना शौक पूरा कर रही है। वहां कोई फीस थोड़ी ही देनी पड़ती है। मैंने समझाने का प्रयास किया तो उसका उल्टा ही असर हुआ। वह और भी नाराज हो गई। फीस ना देनी पड़े तो माँ से पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? पैसे कमाने की मशीन तो हूं मैं, मुझसे और कोई रिश्ता थोड़े ही है तुम लोगों का। और ये सज्जन घर में बैठे बैठे इतना भी नहीं देख सकते कि लड़की कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है। भरतनाट्यम सीखेगी। और माँ उसके बाद तो जो शुरू हुई घंटे भर तक बंद ही नहीं हुई। ये करीब करीब हर छुट्टी का एक कार्यक्रम सा हो गया है। कोई न कोई बात ऐसी हो जाती है कि माँ को बरसने का मौका मिल जाता है। भाई उस बमबारी से बचते रहते हैं। पापा अनसुनी करके अपने धैर्य की बाजी या पुस्तक में खो जाते हैं। लड़कियां बेचारी कहाँ जाए, चुपचाप सुबकते हुए घर का काम करती रहती है या पढ़ाई की मेज पर सिर डालकर आंसू बहा लेती है। अगर माँ पहले वाली माँ होती तो मैं उनके गले में दोनों बाहें डालकर कहती, इतना नाराज क्यों होती हो माँ? दीदी को अब यहाँ रहना ही कितने दिन है, उन्हें थोड़ी मनमानी कर लेने दो, फिर तो 4 दीवारी में बंद होना ही है। पर माँ आजकल इतनी अजनबी सी लगती है, उनसे तो बल्कि पापा ज्यादा अपने लगते हैं। खासकर उस दिन तो पापा बहुत ही अपने लगे थे जिस दिन माँ पहली बार नौकरी पर गई थी। सुबह स्कूल के लिए चलते समय माँ ने सारी बातें ठीक से समझा दी थी। चाबी सामने वाले कपूर आंटी के यहाँ मिलेगी, खाना अलमारी में ढका मिलेगा, स्टोव कोई नहीं जलाएगा, रेखा खाना लगाएगी, शिखा प्लेटें उठाएगी, विनय सबके यूनिफॉर्म तहा कर रखेगा। छोटी छोटी हिदायतें थी, पर हमारे छोटे से मस्तिष्क पर जैसे बोझ बन गई थी। स्कूल से लौटते हुए पैर मन मन भर के हो रहे थे। सबसे बड़े भाई कुल जमा 9 साल के थे, पर एक अनाम जिम्मेदारी की कल्पना ने
उन्हें भी गंभीर बना दिया था। तुम लोग भीतर चलो, मैं चाबी लेकर आता हूँ, घर के पास आते ही उन्होंने कहा। बगिया का छोटा सा लकड़ी का फाटक ठेलकर भारी मन से हमने भीतर प्रवेश किया। बुझे बुझे मन से दरवाजे को देखा तो खुशी के मारे मेरी चीख निकल गई। सामने पापा मुस्कुराते हुए खड़े थे। फिर तो सारा काम पलक झपकते हो गया। पापा ने स्टोव जलाकर खाना गरम किया। मैंने प्लेटें लगाई, दीदी ने खाना परोसा, भाई गिलासों में पानी भरकर लाए। खाना गरम करने के बाद पापा ने अपने लिए चाय बना ली और हम लोगों के साथ बैठकर पीते रहे। सोने घर में लौटने की कल्पना, जो दिन भर मन पर बोझ बनी हुई थी, एकदम छूमंतर हो गई। शाम को थकी हारी माँ लौटी। घर से बाहर पहला दिन उन्हें भी भारी लगा था। हम लोगों के लिए ढेर सारी टॉफी ले आई थी वे। उन्हें जबरदस्ती हमारी जेबों में ठूंस कर, हमें अपने से चिपटा कर दिन भर के हालचाल पूछती रही। खुशी के आवेग में दीदी ने पापा की भी बात कह दी। छुपाने लायक उसमें कुछ था ही नहीं। माँ के चेहरे की मुस्कुराहट एकदम गायब हो गई। चेहरा एकदम तन गया। हम लोग सहम कर उनसे दूर हो गए। डर भी लगा, लेकिन शाम को खेलने चले गए तो सब कुछ भूल चुके थे। काश माँ भी सब कुछ भूल पाती, पर वे सारा काम करते हुए दरवाजे की ओर कान लगाए रही। तनी हुई मुद्रा में पापा की प्रतीक्षा करती रही। पाप, आप दोपहर में घर आए थे? आते ही माँ ने जवाब तलब किया। हाँ। क्यों? क्यों? अपने घर आना कोई गुनाह है क्या? लेकिन मुझे तो आप गुनहगार बना रहे हैं। तुमसे कुछ कहा मैंने? कहा तो नहीं है, पर इतनी दूर से घर आने का एहसान क्यों? मैंने किसी पर कोई एहसान नहीं किया है। अपने बच्चों के लिए आया था और रोज आऊंगा। पापा ने कुछ दृढ़ स्वर में कहा और मुंह हाथ धोने निकल गए। बच्चे बच्चे बच्चे, माँ जैसे पागल हुई जा रही थी। जब देखो बच्चों की बात उठाएंगे। क्या मुझे कोई ममता नहीं है, चिंता नहीं है? और बच्चे क्या इन्हीं के अनोखे हुए हैं? आज शहर की 90% औरतें नौकरी करती है, गोद के बच्चों तक को छोड़कर जाती है। उनके यहाँ कोई तूफान नहीं होता। मेरे बच्चे तो फिर भी बड़े हैं, पर इन्हें आत्मनिर्भर होने का मौका तो दे कोई। अगर लोग बाग इसी तरह दुश्मनी निकालते रहे तो ये बौने के बौने रह जाएंगे। माँ पता नहीं कितनी देर तक बड़बड़ाती रही। पापा बाथरूम से निकलकर कमरे में चले गए और हम तीनों रजाई में दुबककर खाने के बुलावे की प्रतीक्षा करते रहे। ये पहला मौका नहीं था, पर हर बार मुंह का स्वाद उतना ही कसेला हो जाता था। कितने दिनों से घर में यही नाटक चल रहा था। विनोद कंस्ट्रक्शन में पापा की अच्छी भली नौकरी थी, गुजारे लायक मिल ही जाता था, पर माँ को संतोष नहीं था। सोचती थी कंपनी वाले पापा की प्रतिभा का फायदा उठा रहे हैं, पर ठीक से मुआवजा नहीं दे रहे हैं। माँ की जिद के कारण पापा को आखिर नौकरी छोड़नी पड़ी। अब 2 साल से पापा सदर में दफ्तर खोलकर बैठे हुए हैं। पापा के पास प्रतिभा थी, अनुभव था, हिसाब किताब की क्षमता थी, पर प्राइवेट बिजनेस में इतने से नहीं चलता। 4 लोगों से मेल मुलाकात चाहिए, गट्स चाहिए, डेयरिंग चाहिए और चाहिए पूंजी। कम से कम इतनी पूंजी तो हो कि घाटा उठाने की हिम्मत बंधे। पापा यही मात खा गए थे और घर में असंतोष की पहली चिंगारी तभी फूटी थी। तब तो ये सब जानने की उम्र नहीं थी। तब तो यही समझी थी कि पापा की नौकरी चली गई है, इसलिए माँ को नौकरी करनी पड़ रही थी। पास पड़ोस में भी यही सुन पड़ता था। दूसरे दिन भी पापा ने ही दरवाजा खोला था, पर पहले दिन की खुशी आज आधी रह गई थी। भाई ने धीरे से कहा भी, पापा अब तो हम लोग बड़े हो गए हैं, अपने आप खा लेंगे, आप इतनी दूर मत आया कीजिए। ना बेटे, स्कूल से लौटकर अपने आप खाना खाने में कितना दुख होता है, इसे मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मेरी तो खैर मजबूरी थी, पिता का साया सिर पर नहीं था, पर तुम्हें ये दुख क्यों दूं? बचपन की बात करते करते पापा का स्वर अक्सर भीग जाया करता है। बहुत कम जानते थे हम, बस यदा कदा मूड आता तो कुछ बता देते थे। उन कभी कभार सुनी हुई बातों से मन में एक खाका बना लिया था हम लोगों ने। उसमें पापा थे, एक बुआ थी और दादी माँ थी।
पापा के बाबूजी तो उन्हें 2 साल का छोड़कर ही चल बसे थे। दोनों बच्चों को लेकर दादी माँ अपने भाई के पास चली गई थी। वहीं उन्होंने 8वीं की परीक्षा दी, ट्रेनिंग ली और फिर दोनों बच्चों को लेकर नौकरी के लिए निकल पड़ी थी। दादी माँ को मैंने नहीं देखा था। भाई के जन्म के कुछ दिन बाद ही चली गई थी। बुआ तो शायद बहुत पहले बचपन में ही चल बसी थी। पापा के स्नेहहीन बचपन की एकमात्र साथी थी उनके जीजी। कैसा लगा होगा उनकी मृत्यु पर? पापा बहुत कम बोलते अपनी जीजी के विषय में। शायद उन्हें अपना उतना कुछ याद भी नहीं रहा हो। बहुत वर्षों बाद पापा ने अपनी बहन की करुण अंतकथा सिर्फ मुझे सुनाई थी। 16-17 वर्ष की कच्ची उम्र में जीजी से कोई अक्षम्य अपराध हो गया था। पापा हाई स्कूल के विद्यार्थी थे ना उन दिनों। बहन के अपराध की गंभीरता को समझने की उम्र नहीं थी। फिर भी रोष से सुलग उठे थे वे। उसी आवेश में माँ की बताई हुई दवा शहर से तुरंत ही ले आए थे। बहुत तेज दवा थी। बुआ 3 दिन तक मछली की तरह छटपटाती रही थी। वे दादी के साथ निर्विकार भाव से उन्हें मौत के मुंह में जाते हुए देखते रहे। बदनामी के भय से डॉक्टर तक को बुलाया नहीं। अपनी उन्हीं अपराधीन बहन को अग्नि देते समय उनका किशोर मन कांप कांप गया। सारे आरोप प्रत्यारोप तो मृत्यु के साथ ही बिला गए थे। बच रहा था एक भयानक एहसास, एक अपराध बोध कि जिज्जी अपनी मौत नहीं मरी, उनकी हत्या की गई है और उस हत्याकांड में उनका भी बराबर हिस्सा है। बहन की यह कलंक गाथा पापा ने माँ को कभी नहीं सुनाई। मुझसे ही कैसे कह गए, आश्चर्य होता है। उन दिनों में अपना एक पैर तुड़वाकर बिस्तर में कैद हो गई थी। माँ ने 15-20 दिन की छुट्टी ले ली थी। फिर कभी मैरी के, कभी पड़ोस वाली आंटी के भरोसे मुझे छोड़कर काम पर जाने लगी। ज्यादा छुट्टी लेना संभव भी नहीं था। खिड़की के पास लगे बिस्तर पर बैठकर मैं हसरत से सड़क का नजारा देखा करती। कैलेंडर को देखकर प्लास्टर खुलने का दिन गिना करती। तब पापा अवतीर्ण हुए थे, दोस्त बनकर, मित्र बनकर। अपने साथ वे ढेर की ढेर पत्रिकाएं ले आते। उसमें फिल्मी भी होती, बच्चों वाली भी होती। कहते, इससे मन हल्का रहता है। पढ़ पढ़कर बोर हो जाती मैं, तो वे मेरे साथ बैठकर रमी, लूडो या सांप सीढ़ी भी खेलते। शतरंज मैंने उन्हीं दिनों सीखा। खेलते खेलते हम लोग ऊब जाते तो वे कॉफी या बोर्नविटा बना लाते। फिर हम दोनों आमने सामने बैठकर सिर्फ बातें करते। पापा तब अपने बचपन की बातें करते। बचपन जिसे उन्होंने मखमली डिबिया में बंद करके मन के तह खाने में डाल दिया था। ऐसे ही भावुक क्षणों में उन्होंने बुआ जी की ये कहानी मुझे सुनाई थी और कहा था, जानती हो बेटे, इसलिए तुम लोगों को पल भर भी अकेले छोड़ने का मेरा मन नहीं होता। दुनिया में सभी लोग तो सज्जन नहीं हैं और तुम लोग अभी कितनी नासमझ हो, पर तुम्हारी माँ को ये सब समझाना कितना कठिन है। पापा तो ये कहकर चुप हो गए थे, पर मैं उनका मतलब समझ गई थी। उन दिनों माँ ने जैसे हमें सब विषयों में पारंगत करने की कसम खा ली थी। सितार, कथक, स्विमिंग, बैडमिंटन, कोई विषय नहीं छूटा था। क्लास में भी रिजल्ट अच्छा रखना पड़ता था। अंग्रेजी और गणित के लिए बराबर ट्यूशन लगी हुई थी। इतना सब करते करते हम लोग हाफ जाते तो कहती, हमें शौक था तो हमें मौका नहीं मिला। दूसरों को देखकर तरस कर रह जाते थे। तुम लोगों को सुविधाएं मिल रही है तो नखरे आ रहे हैं। 7-8 भाई बहनों का लंबा चौड़ा परिवार था उनका। उस मध्यम वर्गीय परिवेश में संभव ही नहीं था कि सारी इच्छाएं, सारे शौक पूरे होते। समय से शादी हो गई, यही बहुत था। बचपन की सारी अतृप्त इच्छाएं माँ के मन में एक चिरंतर आक्रोश भर गई थी। अपने वर्तमान से वे कभी खुश नहीं रही। सुनहले भविष्य के लिए उनका असीम आग्रह पारिवारिक जीवन को नरक बनाने पर तुला हुआ था। उन दिनों पापा मेरी बीमारी के कारण दिन दिन भर घर में बैठे रहते। इसी बात को लेकर अक्सर दोनों में झड़प हो जाती। एक दिन तो हद ही हो गई। दफ्तर से लौटते ही माँ सीधे मेरे कमरे में चली आई। मुझसे हाल चाल भी नहीं पूछा। एकदम तिक्त स्वर में पापा पर बरस पड़ी। इसका बहाना लेकर आप कब तक घर में बैठे रहेंगे? मैं यहाँ वहां से क्लाइंट जुटाकर भेजती हूँ तो आपके दफ्तर पर ताला पड़ा मिलता है।
लापरवाही की भी हद होती है। क्रम से 4 घंटे तो वहां बैठा कीजिए, बेकार में हर महीने इतना किराया जा रहा है। पापा ने उस समय तो कोई उत्तर नहीं दिया। अच्छा ही हुआ, मेरी 2 सहेलियां तबीयत देखने आई हुई थी। उनके सामने तमाशा नहीं हुआ। पर दूसरे ही दिन उन्होंने ऑफिस हमेशा के लिए छोड़ दिया। सारा सामान घर ले आए। बरामदे में एक पार्टीशन लगवाकर बोर्ड टांग दिया। माँ सिर पटक कर रह गई। सच ही था, उतने किराए में उतनी मौके की जगह दोबारा मिलना असंभव था। पर पापा टस से मस नहीं हुए। माँ के लिए भुनभुनाते रहने का जैसे एक स्थायी कारण जुट गया। रोज की चकचक से हम लोगों में तो इतनी दहशत भर गई थी कि संगी साथियों को घर पर बुलाना ही छोड़ दिया। भाई उस साल पहली बार फेल हुए थे। संगीत की स्वर लहरियां मुझे हौले से आकर जगा गई। कहीं से सुप्रभातम आ रहा था। रजाई से सिर निकालकर देखा, बाहर घुप अंधेरा था। प्रभात अभी कोसों दूर था। अपनी उनींदी आंखों को थोड़ा और कष्ट दिया तब देखा, दीदी अपने 2 in 1 को हृदय से लगाए निस्पंद पड़ी है। ध्यान से सुनने पर गीत भी समझ में आ गया। विनय पत्रिका की शिव स्तुति थी। कर्नाटक शैली में गाई जा रही थी। कंबु कुंदेंदु कर्पूर गौरम शिवम। संगीत मुझे भी अच्छा लगता था, पर समय समय से। ये थोड़े ही है कि आधी रात से उठकर शुरू हो जाए। मैंने हाथ बढ़ाकर टेप बंद कर दिया तो दीदी की तंद्रा टूटी। दोस्त, उन्होंने हाथ में चिकोटी भरते हुए कहा। सोने दो यार, क्या आधी रात से रागमाला लेकर बैठ गई। मैंने कहा, आधी रात नहीं है, 4 बज रहे हैं। जरा ध्यान से सुन तो, खास तुझे सुनवाने के लिए टेप करके लाई हूं। मजबूरन सुनना ही पड़ा। नया सेट किया है क्या? हाँ। फिर किसी प्रोग्राम का चक्कर तो नहीं है? कार्तिक जी मना कर गए हैं। प्रोग्राम के लिए मना किया है, सीखने पर कोई बंदिश थोड़ी है। लेकिन व्यर्थ में करने से लाभ क्या है दीदी? नृत्य 4 दीवारी में बंद रखने की विद्या थोड़ी ही है। 4 दीवारी में बंद रहने की अभी कसम तो नहीं ली है मैंने, दीदी ने तेज में कहा और फिर एकदम भावुक होकर बोली। उसके सीखने में भी एक आनंद है शिखी, इतना ग्रेस है इस नृत्य में। सच, रेणु दीदी को नाचते हुए देखती हूँ तो अपना इतने सालों का सीखा कथक व्यर्थ लगने लगता है। दीदी एक निश्वास लेकर कैसेट से खिलवाड़ करती रही और फिर वही गीत बज उठा था जो भी रजत जयंती समारोह में बहुत सराहा गया था। श्याम सो हमारी राम राम कहियो। दीदी की भावाभिव्यक्ति उस समय देखते ही बनती थी। थोड़ा सा दक्षिण भारतीय पुट लिए पद्मनाभ का मखमली स्वर और भैरवी की भावप्रवण स्वरावली। सच, आंसू निकल आए थे मेरे तो। दीदी की मूंदी पलकों पर इस समय भी कुछ बूंदें चमक रही थी। शायद वे लौट गई थी अपनी विरहनी राधा की भूमिका में। गीत समाप्त होने के बाद उनकी भी तंद्रा टूटी नहीं। मैंने ही बटन ऑफ किया। ही इज एन एंजल रियली, उन्होंने जैसे अपने आप से कहा। कौन? यही पद्मनाभ। कभी कभी मुझे लगता है शिखी कि कोई शापग्रस्त गंधर्व ही मेरे लिए इस पृथ्वी पर आ गया है। वो भी शायद यही सोचता हो। क्या? यही कि कोई शापग्रस्त अप्सरा उसके सुरों पर थिरकने के लिए धरती पर उतर आई है। सच, तू भी यही सोचती है? उस दिन पद्मनाभ भी यही बात कह रहा था। दीदी, कहीं तुम इमोशनली इन्वॉल्व तो नहीं हो? पता नहीं शिखा, पर मैं इतना जानती हूँ कि ये व्यक्ति मेरे हर कदम पर फूल की तरह बिछ जाना चाहता है। और एक तुम्हारे कार्तिक है। तुम्हें नहीं लगता शिखा कि माँ अपनी झूठी प्रतिष्ठा के लिए मेरी बलि दे रही है? माँ की बात छोड़ो दीदी, तुम अपने मन का तो पता करो। तुमसे बिना पूछे तो कुछ नहीं हुआ है। यही तो, कभी कभी अपना ही मन जैसे अबुझ पहेली बन जाता है। सगाई से पहले मैं जानती ही नहीं थी कि मेरे जीवन का केंद्र बिंदु क्या है। धक से रह गई मैं। ये क्या कह रही थी दीदी? कहीं माँ ने सुन लिया तो? और मेरी आंखों के सामने माँ का उस दिन का तांडव घूम गया। दीदी को चाहे अपने मन की बात बहुत बाद में पता चली हो, पर लगता है माँ ने उनका मन बहुत पहले पढ़ लिया था। तभी तो वे इतनी व्यग्र हो उठी थी।
नहीं तो हम लोगों के कहीं आने जाने को लेकर उन्होंने कभी टीका टिप्पणी नहीं की। उनका अपना बचपन बहुत सी बंदिशों में बीता था। अपने उसी कुंठाग्रस्त बचपन का प्रतिशोध मानो इस तरह ले लेती है वे। पर दीदी की सगाई के साथ उनके मन में छुपी बैठी परंपरावादी माँ बाहर आ गई थी। अब तो वे अक्सर दीदी को डांट देती है या बुजुर्गों की सी अदा में समझाने लगती है। दोनों ही बातें विचित्र सी लगती है। एक बात कहूँ दीदी? कहो। पद्मनाभ इज नो मैच फॉर कार्तिक। उन दोनों की कोई तुलना नहीं है। तुलना कर भी कौन रहा है, ये तो अपनी अपनी पसंद है। फिर भी एक बात कहूंगी, पद्मनाभ पति के रूप में तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाएगा। क्यों? वो बहुत अमीर नहीं है इसलिए? नहीं, ये प्रश्न यहाँ बहुत गौण है। तुम्हारे स्नेहदान से, तुम्हारे रूप की गरिमा से वो इतना अभिभूत हो जाएगा कि कभी तुम पर अपना अधिकार ही नहीं जमा पाएगा। बहुत प्यारा लड़का है पद्मनाभ, पर देखना, उसके इस बिना शर्त समर्पण से तुम बहुत जल्दी उब जाओगी, खींच उठोगी। लगता है काफी रिसर्च कर रखी है इस विषय पर। रिसर्च करने जैसा क्या है इसमें? अपने आसपास आंखें खोलकर देख लो, समझ जाओगी। अच्छा तो शिखा जी, लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि आदर्श पति की परिभाषा क्या है? दीदी ने चिकोटी ली तो मैं रट्टू तोते की तरह शुरू हो गई। आदर्श पति वह है जो अपनी पत्नी से हाथ भर ऊंचा हो और उसे सदा अपनी नाक के नीचे रखे। प्यार में हो या तकरार में, उसका पलड़ा सदा भारी रहे। अपने समर्थ कंधों पर वह पत्नी की सुरक्षा का, सुख सुविधा का, भरण पोषण का भार उठा सके। जो बस 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 बस, मैं समझ गई। तुम्हारा यह आदर्श पति ठीक कार्तिक का हमशक्ल है और तुम दोनों एकदम 16वीं सदी से चले आ रहे हो। तुम दोनों? दीदी ने अनजाने ही कह दिया था, पर मन में जैसे जल तरंग बज उठा। कल्पना में अपने को कार्तिक के बगल में खड़ा करके देखा और दूसरे ही क्षण सारा संगीत थम गया। दीपावलियां बुझ गई। दीदी के सामने अपनी ढेरों विसंगतियां याद आने लगी और हल्का सा मोच खाता अपना दाहिना पांव भी। लोग यूं ही कहते हैं कि पितृमुखी कन्या भाग्यवान होती है। क्या इसी को भाग्य कहते हैं कि आदमी सपने देखते हुए भी सहम जाए? कॉलेज से लौटी तो देखा घर में खूब हंगामा मचा हुआ है। माँ दफ्तर से असमय लौट आई थी और भाई और दीदी के साथ जमकर बहस हो रही थी। सभी चीख चीख कर अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहे थे। कुछ देर तक शांति से सुनती रही, तब जाकर उस हड़बों का सिर पैर समझ में आया। दीदी के मौसेरे जेठ मॉस्को से आए हुए थे। उनके साथ उनकी रूसी पत्नी भी थी। दोनों दीदी को देखने को उत्सुक थे। शाम को सब लोग घर पर आ रहे थे। दीदी गुस्से में बड़बड़ा रही थी, मेरा अच्छा खासा तमाशा बना रखा है इन लोगों ने। हर तीसरे दिन कोई चला आ रहा है। खानदान न हुआ, मुगलिया सल्तनत हो गई। तुझे क्या करना होता है? माँ बोली। तैयार होकर सामने बैठना भर होता है। जरा मेरी सोच, 4 चीजें लानी हो बाजार से तो मुझे ही जाना है। घर ठीक करूंगी तो मैं ही। तेरे पापा ढंग के कपड़े पहनकर बाहर बैठ भी जाए तो गनीमत है। औरों का तो सवाल ही नहीं उठता। प्लीज मम्मी, भाई एकदम गरजे। बेकार में झूठ न बोलिए। जब भी मौका पड़ता है मैं ही कूलियों की तरह सामान ढोता फिरता हूँ। आज भी जो बता देंगी करूँगा। पर मैं पूछता हूँ, हर बार इतना शाही सरंजाम क्या जरूरी है? तेरी जेब से तो नहीं जा रहा है ना कुछ? मेरी जेब इस लायक कभी नहीं बनेगी, मुझे मालूम है। फिर भी पूछने का हक तो है। बहुत ऊंची बड़ा उड़ान भरी है माँ अपने, निभाते निभाते दम फूल जाएगा। तो मंशा क्या है तेरी? उसे भी किसी भट्टी में फेंक दूं? जिंदगी भर जलती रहेगी मेरी तरह। माँ, कुछ करना हो तो बता दो जल्दी से। ये बातें बाद में भी होती रहेगी, मैंने तिक्त स्वर में कहा। तब जाकर ये महाभारत थमा। फिर वही हाय तौबा शुरू हो गई। सोफे के कवर्स बदले जा रहे थे, दीवान की जगह बदली जा रही थी, नए पर्दे लग गए थे, क्रॉकरी चमकाई जा रही थी, नाश्ते का सामान बनाया जा रहा था और भाई बेचारे बाजार के चक्कर लगाकर बेहाल हुए जा रहे थे। माँ को पल पल में कुछ न कुछ याद आ रहा था। कभी कभी मुझे लगता है, भाई बोले,
ये लोग किसी न किसी बहाने या तो जासूसी करने आते हैं या हमारी परिस्थिति का मजाक बनाने। भाई ठीक ही कह रहे थे। पिछली बार दीदी की फुफेरी सास को लेकर उनकी ननद आई थी, तो देर तक कप प्लेटों को उलट पुलट कर देखती रही। माँ ने दूसरे ही दिन नया सेट मंगवा लिया। एक बार दीदी के ससुर अपने किसी मित्र के साथ आए थे। दीदी की शकुंतला की विदाई वाली बड़ी सी फोटो ड्राइंग रूम में लगी थी। इतनी पुरानी फोटो थी, दीदी के हाई स्कूल के जमाने की, पर उसे भी वहां से हटाने के निर्देश मिल गए थे। एक बार बिना किसी सूचना के आ धमके थे ये लोग। दीदी उस समय छत पर बाल सुखाती हुई पड़ोस की कांति दीदी से बतिया रही थी। उस पर भी आक्षेप उठाया गया। समझ में ही नहीं आता था कि ये लोग आधुनिक है या पुरातनपंथी। अगर पुरातनपंथी है तो रोज रोज समधियाने में आने की क्या तुक थी। माँ इस समय भी बहुत परेशान थी। दफ्तर में फोन करके उन्हें इन मेहमानों की सूचना दी गई थी। तब माँ पापा को लेकर बाकायदा निमंत्रण देने गई थी। वहां दीदी की सास ने उन्हें कई बार कई तरीकों से बताया था कि नवीन और नताशा शादी में नहीं रहेंगे, और माँ पसोपेश में थी कि उन्हें शादी का नेक अभी दे दिया जाए या। हटाओ भी माँ, वो कोई खूसट हिंदुस्तानी बुढ़िया है जो नेक वेक की बात समझेगी। इतना जोरदार स्वागत कर रहे हैं हम लोग, इससे ज्यादा की तो उन्हें आशा भी नहीं होगी। पर वो खूसट बुढ़िया साथ में रहेगी ना। और माँ ने हमारे मना करने पर भी 51 रुपए के 2 लिफाफे तैयार कर दिए। महीने की 22 तारीख को इतनी रकम भी भारी पड़ गई थी। सारा बजट गड़बड़ाया जा रहा था, पर मजबूरी थी। हमारी आपाधापी से बेखबर दीदी चुपचाप तैयार हो रही थी। उन्होंने लाल और काले फूलों वाला सलवार सूट पहन लिया था। हल्का सा मेकअप करके एक ढीली सी चोटी डाल ली थी। वे बहुत उदास लग रही थी, उदास और सुंदर। साड़ी वाड़ी पहनो, माँ ने देखा तो डांट दिया। हम अपने घर में बैठे हैं, जैसे हैं ठीक है, दीदी ने मुंह फुलाकर कहा। कहीं वो महारानी हुई साथ में तो होगी तो आंखें बंद कर लेगी। अब हमारा दिमाग मत खाइए, नहीं तो हम सीधे मैक्सी पहनकर बैठ जाएंगे। हाँ। दीदी ने 2 टुक फैसला सुना दिया और माँ चुप हो गई। मुझे लगा दीदी विद्रोहिणी बनती जा रही है। माँ ने ज्यादा तंग किया तो मुंह उठाकर कह देगी, मारो गोली शादी को, हमसे ही गुलामी नहीं होगी। माँ भी इस बात को समझती है शायद, तभी ना चुप हो गई। हेलो गर्ल्स, एम आई ऑल राइट? पापा ठीक 4:30 बजे तैयार होकर बाहर आ गए। कभी कभी ही सूट पहनते हैं पापा, पर बड़े स्मार्ट लगते हैं तब। भाई आप भी तैयार हो जाइए ना, मैंने कहा। हम ऐसे ही ठीक हैं, भाई ने कुर्ते की बांह से माथे का पसीना पोंछते हुए कहा। हमें तो पहरागिरी करनी है, साहब बहादुर को हमसे बात तो करनी नहीं। बेकार कपड़ों की क्रीज खराब करे। अपनी योग्यता बढ़ाओगे नहीं और फिर इसी तरह इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में सड़ते रहोगे। प्लीज माँ, मैंने कहा तो माँ चुप हो गई। पर उतनी देर में भाई का चेहरा कितने ही रंग बदल चुका था। ठीक 5 बजे कार्तिक की गाड़ी दरवाजे पर थी। मैं कमरे में तैयार हो रही थी। उत्सुकतावश खिड़की से झांककर देखा तो वे अकेले ही थे। एडवांस गार्ड बनकर आए होंगे शायद, यहाँ की व्यवस्था ठीक ठाक करने के लिए। जल्दी से चेहरे पर पाउडर का एक हाथ फेरकर मैं किचन में आ गई। सब कुछ एकदम तैयार था, बस मेहमानों के आने की देर थी। तभी सुना वे पापा से कह रहे हैं, नवीन भैया से मिलने बहुत सारे लोग घर पर आए हुए थे। माताजी बोली रेखा को यहीं ले आओ। परम पूजनीय माताजी के एक आदेश से दिन भर की दौड़ धूप व्यर्थ हो गई थी। 150 रुपए का बुर्ता बन गया था। अपमान, घोर अपमान से सुलग उठी मैं। भाई की ओर देखा तो उनका चेहरा भी तमतमा आया था। मैं जाऊं माँ? दीदी जब पूछने के लिए आई तो वे एकदम फट पड़े। जाओ, और ये सब कबाड़ भी साथ लेती जाओ, बुढ़िया के सिर पर पटक मारना। बड़ी मुश्किल से माँ ने उनके मुंह पर हाथ देकर उन्हें चुप कराया। दोस्तों, कहानी का भाग 1 यहीं समाप्त होता है। भाग 2 सुनने के लिए प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं
अगले भाग को अपलोड करूं, आपके पास तुरंत एक नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद।